गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम नंबर सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी नंबर्स की ज़रूरी बातें होती हैं पहले उनको समझेंगे कि किस तरीके का आप सबका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जिनके एग्ज़ाम में रीजनिंग आता है, लाइक एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंक, किसी भी स्टेट का बीएड एग्ज़ाम हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट का भी हो सकता है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए इसे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियोज़ को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी नंबर सीरीज या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें भी किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब पता होना चाहिए कि स्क्वायर उसका क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिख दिए हैं और 1 से 25 तक ये हमारे पास क्यूब है। ये आपको देख लेना है और इसे आपको लर्न करना है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 2 का क्यूब क्या होने वाला है। अगर आपको ये स्क्वायर और क्यूब 25 तक याद हो गए तो आप किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव हो सकता है। ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस तरीके की थॉट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर और क्यूब के प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। तो आप इन नंबर को कम से कम आपको 25 तक ये लर्न नहीं होना चाहिए, स्क्वायर 25 तक लर्न होना चाहिए और क्यूब कम से कम 10 तक आपको लर्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे और वहाँ पे अगर स्क्वायर और क्यूब निकालने बैठ गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जा सकता है। सेकेंड चीज़, स्क्वायर, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे जल्दी से फाइंड करते हैं। मान लो कोई नंबर हमारे पास दे दिया है 25, अब बोला है 25 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो 25 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, जो RHS है RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद जो दूसरा डिजिट है, दूसरा डिजिट क्या है, 4 है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर किया फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब जितने भी नंबर हैं यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है और स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ पे भी 2 है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 या 10, 10 2 या 20, जो 20 आया यूनिट डिजिट छोड़ के उसे ऐड कर देंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करना है, उसके बाद से 20 लिख के ऐड कर दिया। यहाँ पे ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 4 2 6, 625। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 625। ऐसे किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना हो आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो आपको फाइंड करना हुआ 79, 79 का स्क्वायर क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले हम करेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 10 तक तो सबको याद होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये 9 का स्क्वायर आ गया। 9 के बाद 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जा 49, ये आ गया 7 का स्क्वायर। इन दोनों को लिख दिया। अब क्या करना है हमें, 7 × 9 × 2 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप जिस तरीके से इजी समझते हैं मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, 18 में जो है 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, यहाँ से कैरी 5, 7 1 के 7 3 10 तो 12, 126। अब 126 इस यूनिट डिजिट को छोड़ना है, इस यूनिट डिजिट को छोड़ के 126 को ऐड कर देना है। तो 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये कितना आ गया 1। 8 में 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 और एक कैरी 10 और ये 2, 12 हो गया, 4 1 5 1 6, ये कितना आ गया हमारा 6241। इस तरीके से हम फटाफट किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आप दूसरा भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। दूसरा नंबर जैसे मान लो आपको लेना हुआ, आपने ले लिया 66, 66 का स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो क्या करना है हमें, पहले जो यूनिट डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, 6 6 जा 36 आ गया, फिर से 6 है, फिर से आप 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, फिर से 36 आ जाएगा, फिर से 36 लिख दिया। अब इन नंबर का हमें जो 6 6 × 2 इन सब नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 जा हो जाएगा 36 × 2, जब 36 में 2 का मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 72। यूनिट डिजिट हमें छोड़ना है
यूनिट डिजिट छोड़ा, उसके बाद फिर 72 को ऐड कर देना है। यहाँ पे 72 आ गया। इनको ऐड करने पे क्या आएगा, ये 6, 3 में 2 को ऐड करोगे 5 आ जाएगा, और जब 6 में 6 को ऐड करोगे 12, यहाँ पर एक ज़्यादा है 13 हो जाएगा, और 3 में 1 को ऐड करोगे 4, ये आ गया 4 3 5 6। इस तरीके से आप 1 से लेके 100 तक आप जितने भी स्क्वायर हैं उस स्क्वायर को जो है फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 से 100 तक ही, आप जो है 136 का भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसका फाइंड करने के लिए हमें 13 का भी पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मान लो हमें फाइंड करना हुआ कि 124 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिया है 124 का स्क्वायर। हमेशा हमें यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है। यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। उसके बाद फिर जो नंबर बचा उसे साथ में करना है। यहाँ पे 12 बच गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 जा 144, 144 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर 144। अभी इसके बाद क्या करना रहता है, इसके बाद जितने भी ये नंबर दिए हैं सबका मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 × 2 करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 नहीं, ये पूरा मैंने 12 नंबर लिया है तो पूरे 12 नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 12 × 4 × 2, अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 12 चौक 48, यहाँ के 48 आ गया मल्टीप्लाई 2। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96, यहाँ पे 96 आ गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट को लेफ्ट करना है, यूनिट डिजिट को छोड़ना है, यूनिट डिजिट छोड़ दिया। अब यहाँ पे 96 को ऐड कर देना है। ये कितना आने वाला है, 6, 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में जो है 4 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 1 5, ये 15376 इसका स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो आपको इसको फाइंड करने के लिए पहले अगर आप 1 से 25 नंबर तक स्क्वायर याद किए रहेंगे तो आप बहुत ईजिली तरीके से, बहुत आसानी तरीके से और बहुत कम समय में आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्क्वायर फाइंड करने का तरीका। इसी तरीके से हम क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में क्यूब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 से 10 तक अगर याद है आपको, या 1 से 10 तक या 1 से 15 तक, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। स्क्वायर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे केवल हम स्क्वायर ही सीखेंगे। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ का लेक्चर देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप क्यूब सीख लेना या कहीं से भी देख लेना क्यूब का कैसे जल्दी फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें केवल स्क्वायर की ज़रूरत है, तो हम स्क्वायर तक ही सीखेंगे। इसके आगे ये हो गया हमारा स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हमें देखना है नंबर कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा नंबर हमें रीजनिंग के लिए पढ़ना है। तो नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। आप इसको एक काम करना, पहले वीडियो को पॉज करना और इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये अपने पास रखना कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हो गया पहला रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। हम जो भी काम करते हैं रियल नंबर पे काम करते हैं, इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ते। इमेजिनरी नंबर को क्लास 11 12 में पढ़ते हैं मैथ्स वाले बच्चे, तो इमेजिनरी नंबर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। रियल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। पहला हमारा आ गया रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं रीजनिंग में, इरेशनल नंबर को नहीं पढ़ते। इरेशनल नंबर यहाँ पे हटा दो, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे जो है डिनोट कर पाएँ, लाइक यहाँ पे ये नंबर लाइन हो गया। अब यहाँ पे बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है 0। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। जैसे पूर्णांक, आपका एग्जाम हुआ, कोई आपसे पूछा भाई, मान लो अगर आपका पूर्णांक ऐसा है कि जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो नेगेटिव में भी आते हैं, कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो उसके लिए 1 मार्क्स काट लिया गया, इस तरीके से आपका कोई एग्जाम हुआ, तो कोई पूछ रहा है कि आपने कितना नंबर पाया, मतलब पूर्णांक कितना पाया आपने, या तो आप 0 पा सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाओगे। अगर नेगेटिव मार्किंग का है, आप -1 भी पा सकते हो, -2 भी पा सकते हो, -3 भी पा सकते हो। जिस तरीके से आप पूर्णांक पाते हैं उसी तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो है 0 से स्टार्ट होता है और प्लस आगे की तरफ बढ़ता जाता है और पीछे की तरफ भी बढ़ता जाता है, इसी को बोलते हैं हम इंटीजर।
और जो रीजनिंग का खेल है मेन ये इंटीजर, रियल नंबर में जो इंटीजर पार्ट है रीजनिंग पूरा इसी पे टिका हुआ है। यहाँ पे जीरो, एक क्वेश्चन आता है जीरो जो है इंटीजर तो है, ये सबको पता है, जीरो हमारा इंटीजर पार्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है हमें ये फाइन बताना है। जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है या नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके डायरेक्टली आता है। तो जीरो हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जहाँ पे माइनस लगा रहता है जो नेगेटिव पार्ट को दर्शाता है। नेगेटिव इंटीजर जहाँ पे माइनस लगा है जो नेगेटिव पार्ट को दर्शाता है वो नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है हमारा, जीरो के पीछे माइनस लगा है, नहीं लगा है, जीरो के पीछे प्लस लगा है, कुछ नहीं लगा है। ऐसा मानो कि आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए हैं, तो आप हमेशा माइनस में रहोगे, मतलब आपके ऊपर हमेशा वो लोन रहेगा ही कि आपने 5 रुपये उधार लेके रखा है। आपने किसी से कोई उधार नहीं लिया तो आप माइनस में हैं, अभी यहाँ पे आप माइनस में नहीं हैं। तो जीरो हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर में आता है। यहाँ से आंसर में सीधा यही दिखा रहेगा कि जीरो जो है इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि नन ऑफ दीज है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जीरो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में माना जाएगा, न तो ये नेगेटिव है न तो नन ऑफ दीज है। आप केवल यहाँ से इतना बात याद रखेंगे। ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर में ही आता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव जिसके पहले माइनस लगा हो, और होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक तो हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऐसा जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 आगे बढ़ता जाए इनफाइनाइट तक, इसे हम होल नंबर कहते हैं। और हमारा एक नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नेचर जो प्रकृति में विद्यमान है। जैसे मान लो आपको कोई बोला कि भाई एक आप काम करो, ये हमारे पास जो है इस बाग में कुछ पेड़ हैं, आप उन पेड़ों को गिन को बता दो कि वहाँ पे कितने पेड़ हैं। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे उसको -5 पेड़ हैं, ये गलत हो जाएगा। या तो आप जीरो अगर बाग का पेड़ है तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो पौधे रहेंगी, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 0 पौधे हैं। 0 रहेंगे तो हम उसको गार्डन या बगीचा बोल ही नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। या तो 1 रहेगा, 2 3, इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट में। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर में हमारा 0 आ जाता है, 0 किस में आ जाएगा, होल नंबर में आएगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। आगे यहाँ पे दिया है हमें इंटीजर, पूर्णांक हमारा क्या होता है। इंटीजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्दर, एक होता है इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर। पहला हमारे पास है इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और डिवाइड होने पे रिमाइंडर हमारा 0 आए। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 26, ये पूछ रहा हूँ ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 यहाँ पे आ गया, ये कट गया, नीचे ये 6 आया, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, 2 3 जा 6, ये हो गया 6। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, जब 6 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो 26 है ये एक इवन नंबर है, इसी को बोलते हैं इवन नंबर। इसके अपोजिट होता है ऑड नंबर। इवन नंबर ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ, मान लो ले लिया यहाँ पे 37। अब 37 पूछा ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो 37 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी बचा और यहाँ पे ये 7 आ गया। 2 8 जा जाएगा, 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 1। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, जीरो के अलावा हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है, वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, वो नंबर हमेशा हमारे पास ऑड नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 37 कैसा नंबर है, 37 हमारे पास एक ऑड नंबर है। और अगर मैं इसी तरीके से 36 ले लूँ तो इसे भी 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, ये आ जाएगा 18, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो 37 हमारा इवन नंबर आ गया। तो अगर मान लो एग्जाम में आपके कुछ इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम डिवाइड करने बैठेंगे नहीं कि वहाँ से हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से नंबर नहीं दिए जाते कि ये छोटे छोटे नंबर दे देगी। एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको चेक करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। जैसे 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे, इवन नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यही ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे जिनका यूनिट डिजिट, ये क्या लिखा है मैंने, यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट मतलब जिसका इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। और अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब वो नंबर कैसे हैं, वो नंबर हमारे पास इवन नंबर हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7 5 1 6 3 4 9 2 7 6। मान लो इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो ये पूछा कि ये नंबर इवन है कि हमारा ऑड है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब अगर हमें ये कंडीशन पता नहीं होगी कि यूनिट डिजिट ये होना चाहिए, हमें क्या करना होगा, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करना होगा। अब मैं जब अगर इसे पूरे 2 से डिवाइड करते बैठ जाऊंगा तो कम से कम ये 2 से 3 मिनट ले लेगा, भले ही आपका कैलकुलेशन पार्ट जितना भी स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से 3 मिनट तो हमारा चला ही जाएगा। लेकिन अगर हमें ये वाला ट्रिक याद है कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है, वो नंबर ऑलवेज जो है 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो ऑलवेज इवन नंबर होगा। तो यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ का यूनिट डिजिट जो है हमारा 6 है। अगर यूनिट डिजिट 6 हुआ इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड होगा तो ये नंबर इवन नंबर है। इस तरीके से हम इवन नंबर और ऑड नंबर को चेक करते हैं। ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल उसके यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट इतने में से आया 0 2 4 6 8, इसका मतलब ऑलवेज वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, और अगर 2 से डिवाइड हुआ तो वो हमारा इवन नंबर होगा। ऑड नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। ऑड नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो गए वो तो इवन हो गए, बाकी जितने भी नंबर बचे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारा ऑड नंबर। इसके बाद हमें पढ़ना है जो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पे जो है बहुत सारा कंसेप्ट पूछा जाता है, प्राइम नंबर क्या है। रीजनिंग में प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और सबसे मेन रोल इसी का है। तो प्राइम नंबर को बहुत डीप में समझेंगे। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ओनली 2 फैक्टर्स इज वन एंड इटसेल्फ। कोई ऐसा भी नंबर हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसका केवल 2 फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, आप वहाँ से देख लेना कि फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमें एक नंबर दे दिया गया 6, पहले मैं लेता हूँ 5, यहाँ पे 5 दे दिया गया। अब पूछ लिया कि ये 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर को चेक करने की क्या कंडीशन है, इसके ऑलवेज 2 फैक्टर होने चाहिए, ऑलवेज हमेशा 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन सा फैक्टर, एक तो एक फैक्टर 1 ही होना चाहिए, और दूसरा वो इटसेल्फ नंबर। इटसेल्फ नंबर मतलब ये जो खुद नंबर है, यहाँ पे 5 था, 5 का पहला फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। 5 का पहला फैक्टर 1, 5 का दूसरा फैक्टर 5। और कोई भी ऐसा टेबल आप जानते हो, टेबल मतलब पहाड़ा जो होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा, इसको बोलते हैं टेबल। आप कोई भी ऐसा टेबल जानते हो जिसमें जो है 5 आ जाए उस टेबल का, या तो 1 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 5 जा 5, या तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 1 जा 5, तभी 5 आने वाला है। इसका मतलब इसके केवल 2 ही फैक्टर हुए, पहला फैक्टर कौन सा हुआ 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा हुआ 5। तो ये हमारा एक प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, हमारे पास 1 से लेके 50 तक, अगर 1 से लेके जो है 50 तक गिनती लिखी है, इस तरीके से 1 2 3 डैश 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 50 तक गिनती लिखी है, तो इसमें हमारे पास टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 50 तक जो है 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर आते हैं। ये आपको कम से कम 1 से 100 तक ये आपको ओरली पता होना चाहिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूछा जाता है कि 1 से लेके या तो 50 तक पूछेगा। अगर 1 से 50 तक पूछा तो कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। अगर 15 से 100 पूछा, 15 से 100, 50 से 100 के बीच में हमारे पास 10 प्राइम नंबर आते हैं। सेम इसी प्रकार अगर टोटल 1 से 100 पूछ लिया, 1 से 100 तक कितने आ जाएंगे, 25। ये तीनों नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि 1 से 15 तक 50 तक कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15। 50 से जो है 100 तक कितना होगा, 10 हो जाएगा।
और 1 से लेके पूरा 100 तक कितना आ जाएगा 25 तक। और ये जो 1 से 200 तक दिया है 1 से 200, ये केवल एक बार CDS में पूछा गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में कि 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये हो जाएंगे 46। प्राइम नंबर को एक बार मैं और आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, तो किस तरीके से हम कह सकते हैं 1 प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है, वो नंबर 1 से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, लेकिन 1 तो 1 से कट रहा है और 1 का जो है इटसेल्फ क्या है 1 है, इसलिए 1 1 2 बार आ रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 1 को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि 1 को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते। ये बात जो है सीधे आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा, सेकेंड मैंने नंबर लिया 2, 1 के बाद 2 आया, 2 किससे 2 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 2 के टेबल में भी आ जाएगा। तो इसमें क्या 1 2 जो है प्राइम नंबर है हमारा, हाँ 2 यहाँ से प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का एक तो जो है फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर 1 आ गया और 2 का सेकेंड फैक्टर 2 आ गया जो इटसेल्फ है। प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो या पहला होना चाहिए 1 या तो दूसरा होना चाहिए इटसेल्फ, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड प्राइम नंबर है कि नहीं 3, यहाँ पे ये 1 से कट जाएगा और किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो हमारा 3 भी प्राइम नंबर है। 4 को चेक करेंगे, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये 1 से भी कट रहा है, 1 के टेबल में आएगा। उसके बाद 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 या 4, 2 के टेबल में भी 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हमारे पास 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा जो है इटसेल्फ होना चाहिए। पहला 1 होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 तो है, इटसेल्फ भी है, बीच में हमारा 2 आ गया, मतलब इसके 2 फैक्टर नहीं है। इसके हमारे पास फैक्टर कितने हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से हम किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर मतलब जैसे आपने 5 का चेक किया, 5 में कितने फैक्टर थे, 5 के 1 फैक्टर थे, 1 हो गया और दूसरा हो गया 5, तो इसका मतलब ये हमारा एक प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने मान लो ले लिया 8, अब 8 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। अभी यहाँ पे देखो ये 1 तो और 8 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब इसने यही बोला है कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, एक ये एक ये, इसके अलावा हमें जो है कोई ना कोई एक और फैक्टर मिलना चाहिए, जो यहाँ पे 2 4 है। इसका मतलब 8 क्या है, 8 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 कौन सा नंबर है हमारे पास, 8 हो गया कंपोजिट नंबर। हम 4 को चेक करते हैं, 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये बताओ पहले। यहाँ पे ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी, प्राइम नंबर की ये कंडीशन थी कि जो नंबर है हमारा उसके पास केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 3 फैक्टर हैं, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया कि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया। इस तरीके से हम चेक करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये 1 को क्या बोलेंगे, ये आपके क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखे हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है, न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। दूसरा 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। 9 जो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, 9 कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो ये आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखने हैं। 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है और 9 जो है ऑड कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिलेटिवली प्राइम या क्रो प्राइम। रिलेटिवली प्राइम या क्रो प्राइम क्या होते हैं, और यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर लिखा है। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं होते, दोनों लगभग सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, ये लिख दिया 16 और 16 और 9, 16 और 9, तो हमारा को प्राइम नंबर क्या कहता है, 2 नंबर
इन विच नथिंग इज कॉमन देयर HCF1, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका HCF1 होना चाहिए। 16 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरीके से 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 9 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3। 2 क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 हमारा किस तरीके से आ गया? 3 इंटू 3। अब देखो इसमें जो है क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे सब जगह 2 है, नीचे कहीं 2 नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह 3 3 है, ऊपर कहीं 3 नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाता है? 1। और इसी 1 को बोलते हैं हम क्या? HCF। मतलब दो नंबर इसमें हमेशा पेयर में नंबर आएंगे। को प्राइम चेक करते हुए या ट्विन प्राइम चेक करते हुए हमेशा नंबर हमारे पास पेयर में आने चाहिए। यहाँ पे 16 और 9 का पेयर दिया हुआ था, ये 16 और 9 हमारे पास को प्राइम नंबर है, क्योंकि ना 16 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, तो 16 और 9 क्या हो गए? यहाँ से को प्राइम नंबर हो गए। इसी तरीके से ट्विन प्राइम नंबर होता है। ट्विन प्राइम नंबर का बस केवल एक इसमें कंडीशन रहता है। ट्विन प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है? ट्विन प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? मान लो ये हो गया 3, मैंने लिख दिया 3 और 5, ये हो गया हमारे पास 3 5। अब इसको चेक करेंगे, अगर इस तरीके का नंबर आपके एग्जाम में दे दिया 3 और 5 और पूछ लिया कि ये को प्राइम है कि ट्विन प्राइम है कि कौन सा नंबर है, तो आप हमेशा ये को प्राइम तो है ही, लेकिन को प्राइम में कौन सा प्राइम है? ये ट्विन प्राइम नंबर है। को प्राइम का क्या कंडीशन होता है? इनका पहले फैक्टर निकाल लो 3 और 5 का। 3 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3, ये 3 का आ गया। 5 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन 1 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारे पास क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम में कैसा प्राइम नंबर है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। अगर ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और वो को प्राइम हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर विथ गैप ऑफ 2, जिनके बीच में 2 का गैप हो। और ये जो दोनों नंबर हैं ये कैसे होने चाहिए? ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में ये दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन को प्राइम में क्या है? को प्राइम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 16 ले लिया है, यहाँ पे 9 ले लिया। ये 16 और 9 न तो 16 प्राइम नंबर है न तो हमारा 9 प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा है? 1 आ रहा है। ट्विन प्राइम नंबर में जितने भी नंबर होने चाहिए, जो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर होगा वो दोनों का दोनों कैसा होगा? प्राइम नंबर का होगा, और उनके बीच का जो है डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 7, 3 और 5, 11 और 13, इस तरीके के नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 101। सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर 101। लार्जेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या आएगा? 997, लार्जेस्ट 997। और ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा 357, 357, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनका गैप कितने कितने का है? इनका भी गैप 2 का है और इनका भी गैप 2 का है। तो यही एक ऐसे नंबर ऑफ पेयर से हमारे पास प्राइम नंबर के जिनके बीच में गैप ऑलवेज 2 रहता है। बाकी प्राइम नंबर के बीच में कभी गैप ऑलवेज जो है इक्वल नहीं आता। यही एक ऐसे हमारे पास प्राइम नंबर का जोड़ा है 357, जिनके बीच का डिफरेंस जो है इक्वल है 2 2 है। नेक्स्ट चीज, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? विभाजकता का नियम क्या है? ये क्या कहता है? कोई नंबर, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, वो ऑलवेज जो है 1 से डिवाइड होगा। ऑलवेज जो है 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल फैक्टर। कोई भी नंबर हो वो ऑलवेज हमेशा क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए 1 को हम बोल देंगे यूनिवर्सल फैक्टर। नेक्स्ट, अभी हम 2 4 8 16, 2 4 8 16 का एक साथ चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है?
टू का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है उसका जो है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, अगर वो 2 है, 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या 8 है, अगर इस तरीके का नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट में, वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपने जितना भी ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, इसके पहले जो पढ़ाया प्राइम को प्राइम, ये सब आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ ही चुके होंगे। बस केवल यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से समझो रिवाइज करा रहा हूँ कि किस तरीके से इनका जो है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में उपयोग होता है, कहाँ पे ये अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, किस तरीके से आगे हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। बस केवल आपको ये जस्ट रिवीजन के रूप में करा रहा हूँ। मान लो जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए तो ये नई चीज़ें हैं, और जो ये सब चीज़ें पढ़ चुका है और रिवाइज के रूप में उसका हो गया। यहाँ पे 4 है, 2 का समझ गए, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, लास्ट के 2 डिजिट जो है 2 से डिवाइड होने चाहिए। उसके बाद फिर 4 का डिविजिबल रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 का मान लो कोई नंबर ऐसे दे दिया 496, यहाँ पे लिखा है लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट इसका क्या हो गया, 96 हो गया। अब अगर ये नंबर जो है 96 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 96 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ कोने में लिख रहा हूँ 96 और यहाँ पे 4 से डिवाइड करके चेक कराऊँ। अपने मन में ही आपका कैलकुलेशन इतना तो स्ट्रांग होगा ही कि आप 96 को अपने माइंड में ही जो है डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से कैरी 1 बचेगा और आगे आ जाएगा 6, 4 4 जा 16। इसका मतलब 496 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर मान लो ये तो छोटा नंबर है, आप इसको पूरा डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे। कोई दूसरा और बड़ा नंबर दे दिया, जैसे ये दे दिया है 352962 इस नंबर को जो है हमें फाइंड करना है ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करने बैठ गए तो आपका 1 से 1.5 मिनट ये ले लेगा ही। इसलिए ये सब रूल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है 20 है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है वो नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। अब 20 में 4 का टेबल पढ़ो, 4 5 या 20, पाँचवें बार में 20 आ जा रहा है, इसका मतलब 20 4 से डिवाइड है। ये पूरा जो नंबर हमारा है ये 4 से डिवाइड हो गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8 का क्या बोलेगा, लास्ट 3 डिजिट। 2 का क्या बोलता है, यूनिट डिजिट, 2 का यूनिट डिजिट डिवाइड 2 होना चाहिए। 4 का लास्ट 2 डिजिट, 8 से क्या है लास्ट 3 डिजिट, और 16 से क्या है लास्ट का 4 डिजिट, 16 से क्या है लास्ट का 4 डिजिट। ये किस तरीके से होता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 क्या है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 2 बोलोगे आप 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या आ जाएगा, 2 का जो है मल्टीप्लाई 4 टाइम करोगे 2 का पावर 4 आ जाएगा 16। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना आ जाएगी, 2 का पावर 5 आ जाएगा हमारे पास 32। तो यहाँ से ये रूल निकल के आया, अगर किसी जो है नंबर का यूनिट डिजिट, एक मतलब क्या हो गया यूनिट डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होगी। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, ये क्या दिखा रहा है, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है 16 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 5 डिजिट जो है 32 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है 32 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं 2 का। अब यहाँ पे 2 की पावर आप जितना टाइम ऐड करते जाओगे, 2 की पावर 6, 2 का पावर 7, यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ और वो देखते जाओ कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हम 2 का जो है डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16 का निकालते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट है 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का। 2, 4, 8, 16 इन सब का साथ में पढ़ते हैं और 3 और 9 का साथ में पढ़ना है। 3 और 9 क्या बोलता है हमारे पास,
कोई भी नंबर दिया है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 3, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, और 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 5 6 3 2 1। अब ये पूछ लिया ये हमारे पास 3 से डिवाइड है कि नहीं है। अब 3 से पूछ लिया ये नंबर 3 से डिवाइड है कि 9 से डिवाइड है। तो इसे मैं जो है पूरे नंबर को अब डिवाइड करके चेक नहीं करूँगा कि ये 3 से डिवाइड है कि 9 से डिवाइड है। यहाँ पे ये जो मैंने दो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है इसी को अप्लाई करूँगा। सम ऑफ डिजिट मतलब इसमें जितने भी डिजिट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इन सब डिजिट को जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करो। अगर मैं 2 और मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ 3, 3 में 3 को ऐड करूँगा 3 3 6 हो जाएगा, 6 में 6 को ऐड करूँगा 12, 12 में 6 को ऐड करूँगा 18, यहाँ पे 5 ही था 6 को ऐड किया, 18 में से 1 माइनस कर दूँगा 17, यहाँ पे ये 17 आ गया। अब इस 17 को अगर मान लो ये और बड़ा नंबर आता तो इनके भी डिजिट को हम ऐड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 17 आ गया, 17 आ गया, 7 और 8 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 8 आने वाला है। क्या ये 8 जो है 3 के टेबल में आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8 से बड़ा आ जा रहा है। इसका मतलब ये 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं है। 9 के टेबल में 8 आएगा, 9 तो जो है 8 से बड़ा ही है, तो 9 के टेबल में भी 8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नंबर ना तो 9 से डिवाइड है। तो हमारे पास जो ये ऊपर नंबर दिया है ना ये तो 3 से डिवाइड है ना ये तो 9 से डिवाइड है। सेम दूसरा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। मान लो कोई नंबर दिया है 2 3 6 5 4 3 2 1 9 7 0। इस तरीके से कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया और ये पूछ रहा है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड है कि या 9 से। तो क्या करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट हैं सबका सम निकालेंगे और सबका सम निकालते हुए जितने भी 9 आ रहे हैं उनको कैंसिल करते जाएंगे। जैसे देखो ये 6 और 3, 6 और 3 को ऐड करूँगा 9। अब 9 से तो 9 कट ही जाएगा, 3 के टेबल में भी 9 आता है तो ये मतलब 9 कट जाएगा। उसके बाद 5 और 4 9, ये भी कट गया, यहाँ पे 9 भी कट गया, ये 7 और 2, यहाँ पे भी 9 कट गया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 0। जब 2 और 3 ऐड करूँगा 5 आ जाएगा, 5 और 1 को ऐड करूँगा 6, 6 और 0 को ऐड करूँगा 6। मतलब 6 और 0 जब ऐड आ रहा है हमारे पास ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है ये 6। तो 6 अभी 6 किसके टेबल में आता है, 3 और 9 में से किसके टेबल में आएगा, जो है 6 3 के टेबल में आ जाएगा। अगर 6 3 के टेबल में आ रहा है इसका मतलब ये जो ऊपर नंबर दिया है ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 9 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 9 से डिवाइड नहीं है। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल जो है चेक करते हैं। इसके बाद क्या दिया था हमारे पास, इसके बाद दिया है 5 25 125 का चेक करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने 2 का चेक किया 2 4 8 16, सेम उसी प्रकार यहाँ पे 5 का भी होता है 5 25 125, क्योंकि 5 रेस टू 1 5 होगा, 5 रेस टू 2 125 हो जाएगा और 5 रेस टू 3 125 आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है 5 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 0 है या तो 5 है वो नंबर हमारे पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी लास्ट 2 डिजिट नंबर 25 से डिवाइड है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर 25 से डिवाइड है तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट जो उसका लास्ट का 3 डिजिट है 125 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगला यहाँ पे क्या दिया है 6 का डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से फाइंड करेंगे। 6 क्या होता है हमारे पास 2 × 3। इसका मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड है और जो नंबर 3 से डिवाइड है, कोई ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 18 18 का क्या होगा, 18 2 से डिवाइड है, 2 के टेबल में आता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है तो ये 2 से डिवाइड है। इनको ऐड करो 8 और 1 9, 3 के टेबल में आता है 9, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड है। तो ये 18 एक ऐसा नंबर हो गया जो 6 से भी डिवाइड होगा, 6 3 जा 18। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर लिखा 20 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 20 जो है हमारे पास 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं हम, मान लो दूसरा नंबर ले लिए 21 जो है ये 3 से डिवाइड तो हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3, 2 और 1 हो जाएगा 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है, लेकिन 2 से हमारे पास ये डिवाइड नहीं है, इसलिए 21 जो है 6 से डिवाइड नहीं है।
इस प्रकार से जो है 6 से चेक करते हैं कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड है, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पे दिया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ देखेंगे। कोई भी नंबर दिया है, मान लो ये हमारे पास नंबर दे दिया है 5922, 5922 ये एक नंबर दिया है। यहाँ पे क्या करना है, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाना है, कहाँ से बनाना है, RHS, राइट हैंड साइड से। आप जिस हाथ से लिख रहे हैं या जो आपका राइट हैंड है, आप राइट हैंड उठाओ अपना, और राइट हैंड जिस तरफ आ रहा है वही आपका राइट हैंड है, वही इसका भी नंबर का भी राइट हैंड है। देखो आपका राइट हैंड इस तरफ होगा, ऑब्वियसली आपका राइट हैंड इस तरफ आएगा, तो ये इस नंबर का राइट हैंड स्टार्ट हुआ यहाँ से, और आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा तो ये लेफ्ट हैंड हुआ। यहाँ पे क्या बोला है, मेक अ पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से हमें 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट किया, ये 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट हो गया, 1 2 3 डिजिट आ गया, एक पेयर बन गया। यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, 5। अब क्या करना है, RHS 3 अगमों का युग बनाना है। उसके बाद ऐड अल्टरनेट पेयर टेक डिफरेंस, यहाँ पे 922 है, ये मैंने पेयर बना लिया। अब जो नंबर इसके बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी 3 का पेयर बनाना था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 0 है, ये हो गया 3 डिजिट का नंबर। अब इनका हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ऑलवेज ये याद रखना है कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो मैं 5 जो है 5 डिफरेंस 922 लिखूँ, या 922 डिफरेंस 5 लिखूँ, आंसर हमारे पास एक ही आने वाला है। जब 9 से 22 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 917, यही आएगा ना। 917 में से 5 ऐड करेंगे तो ये 922 हो जाएगा। अब हमारा 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, जो ये हमारे पास नंबर आ गया, अब इसको इन तीनों नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे। अब डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड यहाँ कहीं कोने में जाके नहीं करना है कि आप रफ शीट के कोने में लिख के वहाँ से डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड आपका कम से कम इतना टेबल आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऐसे छोटे छोटे डिवाइड को अपने मन में डिवाइड कर पाओ। यहाँ पे 917 दिया है, जब 917 को 7 से डिवाइड करूँगा, ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 7, मतलब ये जो नंबर है ये तो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर दिया है 5 90 22, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये 13 से डिवाइड 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, उसके बाद फिर ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास दिया है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे 13 से, 13 7 91 होता है, यहाँ पे कैरी 7 बच जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं है, ये जो इतना बड़ा नंबर दिया है ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से हम पेयर बना के इसको छोटे 3 डिजिट के फॉर्म में लाते हैं, और आराम से हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर 7 से डिवाइड है, कौन 11 से डिवाइड है, कौन 13 से डिवाइड है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल की मदद से आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे पहले वाले तो मैंने चेक कर लिया कि ये 7 से केवल डिवाइड था। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये नंबर दिया है, इन नंबर में देखो लास्ट से 3 पेयर बना तो ये 489 आया, 489 को लिखा, इसमें से 6 बचा, 6 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 483 आ गया। अब 483 को 7 से डिवाइड करके चेक करोगे, 11 से डिवाइड करके चेक करोगे, और 13 से डिवाइड करके चेक करोगे, जिससे कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी नहीं कट रहा है तो आंसर नहीं होगा। इस तरीके से 7, 11 और 13 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है 11, क्योंकि 11 से ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, 7 और 11 से। तो आपको ये दोनों नंबर, जितने नंबर हैं, मान लो है पहला वाला 3, ये 3 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नंबर डिविजिबिलिटी रूल पे यही 5 हैं, 3, 9, 7, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 15, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये 5 नंबर 3, 9, 7, 11, 13, इन नंबर पे आपको ज़्यादा कमांड बनाना है और ज़्यादा फोकस करना है। यही नंबर आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे ज़्यादा उन नंबरों में से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कौन सा है, 11 का है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, यहाँ पे लिखा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब
जो 1 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, 5 पे आएंगे, ये सब ऑड प्लेसेस हैं। एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मतलब जो 2 पे आएंगे, 4 नंबर पे आएंगे, 6 नंबर पे आएंगे, वो इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, वो तो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 1 6 6 4 5 2। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, कौन सा इवन प्लेस पे है, कौन सा ऑड प्लेस पे है। ये कौन से नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। ये वाला तीसरे नंबर पे है। ये वाला जो है चौथे नंबर पे है। ये 5वें नंबर पे है। ये 6वें नंबर पे है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि जो डिजिट है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा आ रहा है, ऑड प्लेसेस पे आ रहा है एक तो ये 1 वाला, उसके बाद 1 के बाद ये 3 वाला, 5 वाला, इनको ऐड कर लेना है। 6 को ऐड करूँगा 7 और 7 में ऐड करूँगा 5, ये आ जाएगा 12। इनका जो है हमें डिफरेंस किससे लेना है, डिफरेंस लेना है जो इवन प्लेसेस पे आए हैं उनके सम से। इवन प्लेसेस पे कौन सा आया है, ये 2 के बाद 6, तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना आ गया 12। इनका जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर डिफरेंस 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, डिफरेंस 0 आया या तो 11 का कोई मल्टीपल आया, इसका मतलब वो जो नंबर है हमारे पास, वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 11 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड है। इस तरीके से हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करते हैं। अगला क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। 12 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टर में करेंगे, 4 × 3। ये दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 को किस तरीके से लिखेंगे, 1 × 2 × 2। 3 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 × 3। यहाँ पे केवल 1 कॉमन है, तो इसका मतलब इस नंबर को ऐसे ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये आया कि 12 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 4 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। जो 4 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड है, वो नंबर ऑलवेज 12 से डिवाइड होगा। ये हो गया 12 का डिविजिबिलिटी रूल। अगला क्या है हमें, अगला दिया है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी या अंकगणितीय श्रेणी। एपी क्या होता है, एक ऐसा नंबर, मान लो मैं यहाँ पे नंबर 1 कोई लिख दे रहा हूँ, 63 65 67 69, ये मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब ये बताना है हमारे पास एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए क्या कंडीशन है कि इनका जो है डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है सेम रहना चाहिए। या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से स्टार्ट करेंगे बड़े तक जाएंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। पहला इंक्रीजिंग रहेंगे और डिक्रीजिंग रहेंगे बाई अ फिक्स नंबर। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एपी। कॉमन डिफरेंस इनका सेम रहना चाहिए। जैसे 62 और 65 का कॉमन डिफरेंस क्या है, 63 और 65 का कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2, 63 में 2 ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। 65 और 67 का कॉमन डिफरेंस क्या है, 65 और 67 का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, इसका भी आ जाएगा 2। 65 और 67 का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। 67 और 69 का कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, 67 और 69 का कॉमन डिफरेंस आ गया 2। यहाँ पे देखो सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको लिखते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये नंबर किस फॉर्म में है, ये नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में है। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास किस में हुआ, ये नंबर हमारे पास एपी में हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ। रीजनिंग में केवल आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। जब आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में इससे ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। रीजनिंग में केवल हमें इतना ही देखते हुए चलना है कि कौन सा नंबर कॉमन डिफरेंस पे है, अगर कॉमन डिफरेंस पे है तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी या तो समांतर श्रेणी। जीपी क्या होता है, जीपी इस तरीके से होगा, मान लो कोई नंबर दिया है 4, यहाँ पे 12 दिया है, 36 दिया है, यहाँ पे 108 दिया है, 108। तो वहाँ पे क्या चेक करते थे हम, इस समांतर श्रेणी में क्या चेक करेंगे, एपी में क्या चेक कर रहे थे, एपी में चेक कर रहे थे कि ये नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये पहले पता लगाया, ये पता लगाने के बाद फिर चेक किया कि इन नंबर का जो है कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, इसका नंबर ये एपी में है। जीपी में किस तरीके से चेक करेंगे,
नंबर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ये प्रोसेस सेम फॉलो करेगा। और यहाँ पे समांतर श्रेणी, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या तो गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पे मल्टीप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 4 से 12 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया। फिर 12 से 36 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का किया। 36 से 108 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 से किया। इसका मतलब यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। ये किस में हो गया, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया। और इसी जो ये 3 मिला है वहाँ पे जो ये कॉमन मिला था डू, इसको क्या बोलते थे, यहाँ पे इसको बोलते थे डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे ये जो मिल गया है हमारे पास 3, इसको बोलेंगे आर, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास, 3 है। वहाँ पे डी से डिफरेंस दर्शाते थे, यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे, 3 आ गया। अगला क्या है, अब अगर आपको इतनी बेसिक जानकारी थी जितना अभी मैंने आपको बताया, ये था नंबर सीरीज को सॉल्व करने की बेसिक जानकारी। अगर जिसको इतना बेसिक जानकारी पता है वो ऑलवेज 100% जो है नंबर सीरीज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है विद इन अ सेकेंड। अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है नंबर सिस्टम की कि कौन सा नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, जितना मैंने सब कुछ आपको बताया, तो आप नंबर सीरीज के सवालों को जो है आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर सॉल्व भी कर पाओगे तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो एग्जाम में अब आते ही नहीं या पूछे ही नहीं जाते। अगर अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑलवेज पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको इतना नंबर सिस्टम का पार्ट पता ही होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनके लिए क्या हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए, और नंबर सीरीज में कितने टाइप के नंबर जो है बनते हैं। भले ही ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जा रहा है, 1-2 घंटे या 2.5 घंटे का जा सकता है, लेकिन इसमें आपको नंबर सीरीज, अगर आप ये वीडियो एक बार देख ले रहे हैं तो नंबर सीरीज के फिर कोई भी सवाल आपसे बच नहीं सकता। वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, एसएससी का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो, या तो रेलवे का हो या सीडीएस का हो, जितने भी जगह जो है ये रीजनिंग पूछा जाता है और उस रीजनिंग में नंबर सिस्टम आता है। ऐसा सवाल सबसे ज़्यादा बीएड में आता है। बीएड में कम से कम कोई भी स्टेट का बीएड एग्ज़ाम आप ले लो, इस नंबर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नंबर सीरीज में टोटल हमारे पास लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज में 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा रहेगा नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज को क्या सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है आगे देखेंगे। दूसरा होता है एनालॉजी से या सिमिलरिटी से या समानता से। तीसरा होता है ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, मतलब कौन सा सिमिलर है और कौन सा इसमें से ऑड है। दूसरा होगा डिफरेंस फाइंड करने के लिए, या तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। पांचवा है हमारा पास मिसिंग नंबर, कोई इस तरीके का नंबर देगा, बीच में एक मिस नंबर रहेगा, उसको फाइंड करने के लिए। और छठवां है हमारे पास कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन जो है आपके ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये मोस्टली जो है बैंकिंग एग्जाम में आता है। ये कोडेड इक्वेशन जो है बैंकिंग एग्जाम में आता है, या तो कभी कभी एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी 1-2 क्वेश्चन इसका भी सॉल्व करेंगे। और बाकी ये जितनों 5 टाइप हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है, इसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए। कई सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं, जैसे आपने एग्जाम में देखे होंगे, अगर आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई सारे नंबर ऐसे आते हैं जिनमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से 2 ऑप्शन सही है उसका दोनों आंसर हो सकता है, उसमें भी हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है कि किस प्रेफरेंस को हम पहले चूज करेंगे और किस वाले को बाद में चूज करेंगे। इस तरीके से हमें वहाँ पे लॉजिक लगाना होता है, इस तरीके से आंसर फाइंड करना होता है। जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये देखते हुए चलेंगे कि अगर कहीं पे हमारा 2 आंसर सेम मिल रहा है तो वहाँ पे किस तरीके का आंसर लगाएंगे, कौन सा प्रेफरेंस हमें पहले देना है और कौन सा प्रेफरेंस हमें बाद में देना है, इस तरीके को चीज़ को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे नंबर सीरीज में लॉजिक क्या है, अगर कोई भी नंबर सीरीज हमारे पास दिया तो हमारा पहला क्या काम होता है, पहला हमें स्टेप फॉर्म देखना होता है
स्टेप फॉर्म या उनका डिफरेंस। स्टेप मतलब क्या होता है, उनका डिफरेंस। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 5, 7, 9, 10, ये इस तरीके से दे दिया, तो इनका हम दोनों का डिफरेंस देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस दे रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दे रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस दे रहा है। ये होता है हमारा स्टेप फॉर्म। या तो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस देखेंगे, या तो डिवीजन प्लस माइनस, या तो उसमें किसी का मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो प्लस माइनस हुआ होगा, या तो डिवाइड हुआ रहेगा या तो प्लस माइनस हुआ रहेगा। तीसरा क्या है, मिक्स फॉर्म, हो सकता है वो क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में बनाया हो। चौथा क्या है, अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, अल्टर मतलब एक छोड़ के, जैसे यहाँ पे लिख दिया है 1, 6, फिर 2, 7, उसके बाद फिर दे दिया है 3, 8। तो यहाँ पे किस तरीके से देखो, ये 1 के बाद 2 दिया, 2 के बाद 3 दिया, ये 6 के बाद 7 दिया, 7 के बाद 8 दिया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर जो है पूछ लिया, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म। किस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म को हम चेक करेंगे। उसके बाद है स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर क्यूब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास दिया है ये जैसे 49 दिया है, तो ये देख के हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि ये जो है 7 का स्क्वायर दिया है। यही नहीं कि यही 49 को देख के ये 7 का स्क्वायर पता चलना चाहिए। अगर हमारे पास 46 दिया है या तो 50 दिया है, इन दोनों नंबर को भी देख के हमें ये पता चल जाना चाहिए ये 7 का स्क्वायर -3 दिया है, ये 7 का स्क्वायर +1 दिया है। अगर इस तरीके से आप नंबर को जो है ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, इस तरीके से नंबर को देख पा रहे हैं, तो आपका जो है काम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है उनका स्क्वायर हो, उसमें प्लस माइनस, के का मतलब है कोई भी एक नंबर ऐड कर दिया गया हो या माइनस कर दिया हो, और हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है इन लॉजिकल क्वेश्चन। इन लॉजिकल क्वेश्चन को किस तरीके से पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उनका क्या तरीका होता है पहचानने का, इसमें देखेंगे। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन की वैरायटी को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास तरीका है कि सबसे पहले हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे। अगर स्टेप फॉर्म से कुछ नहीं पता चलता तब हम प्लस माइनस या दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्टेप फॉर्म निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 6 दिया है और 13 दिया है। स्टेप फॉर्म मतलब इन दोनों का डिफरेंस। 6 और 13 में डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं लेंगे। 6 और 13 का डिफरेंस आ जाएगा ये 7, ये हो गया हमारे पास 7 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 13 और 27। 13 और 27 का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1, ये हो गया 14। उसके बाद 27 और 55, 27 और 55 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो गया 8, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो अभी देखो, मान लो इस तरीके से करने पे भी आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस नंबर को जो है ध्यान से देखो, ये नंबर क्या हमें बनता हुआ दिख रहा है, 7 दूना 14, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 दूना 28, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास नंबर किस में दिया है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास नंबर किस में आया, ये नंबर आ गया हमारे पास जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। क्योंकि यहाँ पे 7 दिया है, 7 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 14 आया, 14 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 24 आया, 28 आया। अब 28 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 28 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 8 2 या 16, यहाँ पे 6 आ गया, 2 2 या 4 और 5 56 आ गया। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर 55 में 56 को ऐड करके चेक कर देंगे। यहाँ पे 6 और 5 को ऐड करेंगे 1, 5 5 10 1 11। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 111, 111 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से पता है, देखो यहाँ पे जीपी का जो है सिस्टम लग गया, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में हो हमारा जीपी काम आ गया। इस तरीके से अगर आप नंबर को देख पा रहे हैं, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, तो आपको जल्दी से नंबर पकड़ने की आदत बन जाएगी और फटाफट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया गया हो सकता है कोई बच्चा इसमें दूसरा लॉजिक लगा सकता है। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा लॉजिक किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे 6 से गया है 13, 6 से गया है 13। अभी मैंने क्या सॉल्व किया, अभी ये सॉल्व करके दिखाया स्टेप फॉर्म जो है किस तरीके से हुआ, स्टेप फॉर्म का हो गया। अब हम इसको देखेंगे प्लस माइनस को किस तरीके से। हो सकता है सेम क्वेश्चन में ये भी लॉजिक लग रहा हो। तो 6 में 13 पहुंचने के लिए, 6 से 13 पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 6 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई। जब 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 13 पहुंचने के लिए हमें किससे गुणा करना, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1। 6 से 13 पहुंचने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 13 में जब 1 को ऐड कर दिया तो 13 आ गया हमारे पास। सेम इसी प्रकार आगे चेक करेंगे क्या इस तरीके का पैटर्न हमें फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है।
जब 13 में 2 का गुणा करेंगे, 13 में 2 का मल्टीप्लाई किए, 13 दूना 26 हो गया। अब 26 में कितना ऐड करूँ कि हमारे पास 27 आ जाए, 1। तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे भी इंटू प्लस 1 हुआ, यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 1 हुआ। अब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी इसी तरीके से हो रहा है। जब 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 2 या 54, यहाँ पे भी 54 आ गया, मतलब प्लस 1 हो रहा है। ये पैटर्न मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये पैटर्न हमारा काम कर गया। मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो आगे भी क्या हो जाएगा इसी तरीके से, मल्टीप्लाई 2 + 1, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने इसको डिफरेंट फॉर्म से सॉल्व किया, मतलब 2 का स्टेप बनाया, उनका डिफरेंस निकाला, तो भी हमारे पास उतना ही आंसर आ रहा था। और यहाँ पे इसको चेक करके देख लो, जब 55 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आने वाला है। 110 में 1 ऐड करेंगे, 111, 111 आ गया। तो वहाँ भी 111 आंसर आ रहा था, और इस फॉर्म से भी सॉल्व करने पे 11 आंसर आ रहा है। तो एग्जाम में आपको जो लॉजिक पहले पकड़ में आए, जिस लॉजिक से आप जल्दी कर पाओ, उस लॉजिक को सोचना है, क्योंकि आंसर कितने भी लॉजिक हो, लास्ट में आंसर सेम आना है। आंसर आपका सेम ही आएगा, बस आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। और जो लॉजिक फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो कर रहा था, तो ये सब जगह पे मैच कर रहा है, सब जगह पे फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है सोचना रहता है और आगे की तरफ सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखो यहाँ पे भी क्या दिया है, यहाँ पे 5 से हमारे पास 9 गया, 9 से 17 गया है, 17, 70 से 33 गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा 4, 4 लिख दिया। 9 और 17 का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 1 10, यहाँ पे 8 आ गया, 8 का डिफरेंस। 17 और 33 में कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें 3 ऐड किया, ये हो गया 20। उसके बाद 20 आ गया, 10 30 13, 13 3 13, ये हो गया 17 18 19 20, ये 3 हो गया। 20 के बाद 20 में कितना ऐड करोगे कि 33 पहुंच जाए, 20 33 13 3 16, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो गया। अभी आपको इसमें लॉजिक करना है कि किस तरीके का लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो 4 2 या 8, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 2 या 16। तो आगे भी क्या हो जाएगा, आगे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 16 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना पहुँच जाएगा 32, 33 और 32 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 3 2 5 3 3 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे केवल हमें आंसर ही फाइंड करना है कि किस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहाँ पे आप यूनिट डिजिट से भी चेक करते हैं, जो लास्ट में 5 आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, केवल मैंने ये एक प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बनाया है कि किस तरीके से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया है, आपको ऐसे ही चेक करने की आदत बन जाएगी। यहाँ पे आ गया ये 65, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 65। अगर आप इसमें कोई और लॉजिक लगा सकते हैं, किसी और लॉजिक की तरीके से चेक करने चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लॉजिक चेक कर सकते हैं। मान लो मैं कोई दूसरा लॉजिक चेक कर रहा हूँ, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है हमारे पास, ये आ जाएगा। यहाँ पे 5 से 9 पहुँचना है, 5 2 या 10, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, -1 किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 या 10, -1 हुआ, 9 आ गया। 9 से 18 पहुँचना, 17 पहुँचना है, 9 से कितना पहुँचना है हमें 17 पहुँचना है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किए, कहाँ तक पहुँच गए 18, 18 तक पहुँच गए। आना है 17, एक स्टेप पीछे, तो 1 माइनस। अब सेम इसी प्रकार 17 से हमें 33 जाना है, 17 से 33 जाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ये कहाँ तक पहुँच गए हम 34, मतलब एक स्टेप ज़्यादा, एक नंबर ज़्यादा पहुँच गए। अब हमें एक नंबर पीछे आना है, तो -1 कर देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो अगला फॉर्म हमारा क्या होगा, इंटू -1 ही हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर आके दे देगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो है थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो कि कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे डिफरेंस फॉर्म हो रहा है। आप इसको डिफरेंस फॉर्म से भी चेक करोगे तो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई -1 से भी चेक करोगे तो भी आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे दिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाला चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2, 11 पहुँचना है। किस तरीके से चेक करना है, हमें 5 से 11 जाना है। तो 11 5 के टेबल में ऐसा कौन सा है जो 11 के नज़दीक हो, 5 2 या 10, 2 का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 में मैं क्या ऐड करूँ, 10 में 1 ऐड कर दूंगा, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगला वाला चेक करते हैं। अगला वाला क्या है,
11 से 24 जाना है, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 11 दूना 22, 22 पहुँच गए हैं। अभी हमें 24 जाना है, यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, ये पहुँच गए 24। अगला क्या है, 24 से 51 जाना है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कहाँ तक पहुँच गया, 48 तक पहुँच गए। अभी 51 तक जाना है, तो यहाँ पे हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अभी आपको यहाँ से लॉजिक तो दिख ही गया होगा कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3। तो अगला क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 4, यहाँ पे 1 के बाद 2, 3, 4, यहाँ पे 2 2 सेम रह रहा है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2, 5 2 = 10, प्लस इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना आने वाला है 106। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106। तो इस तरीके से आपको जो है इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 से 13 हो रहा है, 13 से 29 हो रहा है, 29 से जो है 61 हो रहा है। तो इसमें भी आप उस तरीके का पैटर्न लगा सकते हो। यहाँ पे 5 × 2 प्लस कितना करना पड़ रहा है 3, ये हो गया 3, 13 दूना 26, यहाँ पे प्लस कितना करना पड़ रहा है +3, यहाँ पे 29, 2 जा 9 दूना 18, यहाँ पे भी +3। तो अगला भी क्या होगा हमारा, इंटू 2 + 3, यहाँ पे भी इंटू 2 + 3 आ जाएगा। ये करने पे जो आ गया वही हमारा सेम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद 28। अभी यहाँ पे देखो, जब 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 7 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 7 1 = 7, कितना ऐड करना पड़ना, 7 1 = 7, अगर 5 ऐड कर रहा हूँ तो 12 पहुँच जा रहा हूँ मैं। यहाँ से 12 से हमें 19 जाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 का मल्टीप्लाई किया, कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का। अभी कितना कम पड़ रहा है, 7 कम पड़ रहा है, 7 पहुँच गया। उसके बाद फिर 19 से 28, कितने का मल्टीप्लाई किया, 1 का किया, 19 1 = 19, कितना ऐड करना पड़ रहा है, यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है हमें 19 1 = 19, तो हमें 28 पहुँचना है। 10 ऐड करूँगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके का लॉजिक बन रहा है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आगे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 7 को ऐड कर रहा है, यहाँ पे 9 को ऐड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 5 7 9, 5 मतलब 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है। फिर से एक बार इस नंबर को देखो, 5 कौन सा नंबर है, 5 ऑड नंबर भी है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे किसका कंसेप्ट है, यहाँ पे ऑड नंबर वाला कंसेप्ट है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, अगला ऑड नंबर आ जाएगा हमारे पास 11। तो इसमें जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 हो जाएगा। इसमें 11 को ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, 2 और 1 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ दूसरा भी लॉजिक चल रहा हो, तो आप इसे दूसरे लॉजिक से भी जो है सॉल्व करके देख सकते हो कि इसमें कोई और लॉजिक सही होगा कि नहीं होगा। तो वो किस तरीके से करते हैं वो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 12 में 7 को ऐड करूँगा, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 9 का, यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तो सेम चीज़ वही चीज़ आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। अगर यहाँ से अभी भी आपको ये ना समझ में आया हो तो एक बार डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के चेक कर लो। 5 और 7 का कितना डिफरेंस है, 2 है। 7 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आगे की हमारे पास डिफरेंस कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। 9 में 2 को ऐड करूँगा 11, और यहाँ पे 11 ऐड हो जाएगा, 8 1 9 और 2 1 3, 39 ही आंसर आने वाला है। तो आप डिफरेंस चेक कर लो। अगर डिफरेंस के बाद भी ना समझ में आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक कर लो, नहीं तो आप कोई और पैटर्न इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो एग्जाम में आपके दिमाग में पहले आए आप उस पैटर्न को अप्लाई करके आंसर अपना निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे 2 दिया है, 2 के बाद 7, 7 के बाद क्या दिया है, 6 दिया है, 6 के बाद 5, 5 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या तरीका होना चाहिए, जैसे ही नंबर मैं देख रहा हूँ एक नंबर इस तरीके से बढ़ रहा है,
जो है फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे घटते बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सीरीज हो गया? अगर इस तरीके का नंबर होता है, पहले बढ़ रहा है, फिर ना घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसको हमेशा ऑलवेज सॉल्व करेंगे इन अल्टरनेट सीरीज से। अल्टरनेट सीरीज हमारा क्या कहता है? अल्टरनेट सीरीज कहता है कि एक के बाद एक पकड़ के उठाओ। यहाँ पे जैसे टू के बाद क्या हुआ? 6 के बाद क्या हुआ? 10 के बाद अगला क्या आएगा? और ऊपर वाले में चेक करो, ऊपर वाले के बाद 7 में क्या हुआ? 5 में क्या हुआ? 3। तो इसके बाद जो नंबर आएगा ये चेक करना रहेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 7 2 से 6 हो रहा है। 2 से 6 होने के लिए मतलब 4 को ऐड कर रहे हैं। 6 से 10 हो रहा है। 6 से 10 होने के लिए यहाँ पे 4 का ऐड कर रहे हैं। अब 10 से कितना आएगा यही हमें पूछा है, तो 10 में जब 4 को ऐड करूँगा तो ये आ गया 14। ये हो गया हमारा 14 आंसर। और नेक्स्ट अल्टरनेट वाले सीरीज में क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है -2। 7 में से -2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी -2 हो रहा है। अगर यहाँ वाला हमारे पास पूछा होता तो -2 करते और 3 में से -2 जाता तो ये हो जाता 1 आंसर। तो ऐसे आपको जो है इसमें दिमाग लगाना है, माइंड का यूज़ करना है कि अल्टरनेट सीरीज कहाँ लगेगा? जहाँ पे नंबर घटे बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सेम वही सीरीज आपको दिख रही होगी। पहले 97 के बाद क्या हुआ? 86 घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, अब फिर घटेगा। तो यहाँ पे भी कौन सा अप्लाई करेंगे? यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारा अल्टरनेट। 97 से 99 गए, 99 से 101 गए। यहाँ पे क्या किए? प्लस का 2। अब ऊपर वाले में चेक करो, 86 से 88 गए, माइनस यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। 86 88। अब जब 88 से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो जाएगा। जब 88 में 2 जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? हमारे पास 90 आंसर आ जाएगा। और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो, अभी इसमें हमारे पास यहाँ पे 0.5 दिया है, यहाँ पे भी पॉइंट दिया है, यहाँ पे भी पॉइंट दिया है। अगर इस तरीके का नंबर आपको दिख जाए पॉइंट वाला, तो हमेशा समझ जाओ उसमें हाफ मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ तो हाफ हो रहा होगा। हाफ मतलब या तो हाफ है आप कह सकते हैं, या तो 0.5, मतलब उसमें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। या तो 0.5 से मल्टीप्लाई किया होगा, या तो कुछ ऐड किया होगा, या तो हाफ करके किया होगा। तो यहाँ पे देखो 1 से 1 जाने के लिए क्या किया? 1 से 1 जाने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया होगा और 0 को ऐड कर दिया। 1 से 1 जाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई 0 को ऐड किया। अब फिर सेम इसी प्रकार से 1 से हमें 1.5 जाना है। अगर 1 से 1.5 जाना है तो क्या करना होगा? यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई किया होगा। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 को हटा दो, 1 से मल्टीप्लाई किया। सेम इसी प्रकार इसमें क्या किया है? इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें 1.5 से 3 जाना है। 1.5 से 3 मतलब इसका डबल है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया होगा? 2 का किया होगा। यहाँ पे 1 से किया, यहाँ 1.5 से, यहाँ पे 2 पे, तो श्योर यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ पे किससे हुआ होगा? 2.5 से। किस तरीके से समझे? क्योंकि यहाँ पे 1 से हो रहा है, यहाँ पे 1.5 से हो रहा है, यहाँ पे 2 से हो रहा है, यहाँ पे 2.5 से हुआ होगा। अब 25 तियाँ होता है 75, और एक अंक के बाद 0 हो तो 7.5। इसका मतलब ये लॉजिक हम लोग पकड़ लिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5, 2.5, अगला नंबर कौन सा आएगा? 3। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आने वाला है? 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 1 22, 1 अंक के बाद पॉइंट, ये हो गया 22.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर जहाँ पे भी आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन दिखे, जैसे यहाँ पे पॉइंट वाला दिख गया, तो ऑलवेज उसमें ये 0.5 का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ ना कुछ तो 0.5 किया ही होगा। जैसे यहाँ पे 1 किया और 1 में 0.5 ऐड करके 1.5 से किया, 2 में 0.5 ऐड करके 2.5 से किया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 4.5 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ से आप श्योर हो जाओ कि कुछ ना कुछ जो है इस हाफ का जो है इसमें खेल रहेगा ही। बिना हाफ के खेल से ये 4.5 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या किया होगा? यहाँ पे हमारे पास किया, या तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, अगर मल्टीप्लाई 2 नहीं किया होगा तो मल्टीप्लाई 1 करके 1 को ऐड किया होगा। इन दोनों लॉजिक को अभी हम कंसीडर करेंगे, और सेम इसी तरीके से आगे चेक करेंगे कि कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 से हमें जो है 4.5 पहुँचना है। अगर 2 से 4.5 पहुंचना है तो अगर मैं यहाँ से 2 से किया हूँ तो आगे किससे करूँगा? 2.5 से। और जब 2.5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये पहुँच जाएगा 5।
और यहाँ पे लिखा है कितना 4.5। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला लॉजिक है ये हमारा करेक्ट नहीं है, हम नीचे वाले लॉजिक से काम करेंगे। नीचे वाला लॉजिक हमारा क्या कहता है, मल्टीप्लाई 1 + 1। तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है। यहाँ पे 2 से कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से किए, उसके बाद फिर क्या किए, ये हो गया 2 से करने पे 0.5। अभी देखो यहाँ पे भी हमें लॉजिक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 + 1, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ये तो लॉजिक बन रहा है। यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे 0.5 हो गया। इसका मतलब ये भी लॉजिक हम सही नहीं जा रहे हैं। तो फिर से हमें किसी न किसी और तरीके से यहाँ पे लॉजिक कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो किस तरीके से लॉजिक आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे समझो वो ये यहाँ पे किया है 0 1 से मल्टीप्लाई +1 को ऐड किया है। अब 2 से 4.5 पहुँचने के लिए यहाँ पे किया है 1.5। अगर इसमें मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 में, ये हमारे पास आ जा रहा है 3, और 3 में जो है 1.5 ऐड कर रहा हूँ, हमारे पास आ जा रहा है 4.5। देखो ये लॉजिक काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। किस तरीके से, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 को ऐड किया, यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई ऐड हुआ, 1.5 ऐड किया। अब क्या आएगा हमारे पास, दूसरा नंबर 2 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4.5 में, जब 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 में 2 को ऐड करूँगा तो 9 2 11 आ जाएगा। तो ये लॉजिक हमारा करेक्ट हो गया। इस तरीके से इसमें लॉजिक लगाया है। अब 11 में क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.5 को ऐड कर देंगे। इसको करने पे जो आएगा वही हमारा सेम आंसर होने वाला है। तो आपने इस लॉजिक से 2 क्वेश्चन देखा, एक तो ये वाला देखा, यहाँ तो इजीली आपको समझने में मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराया। तो हमारा कौन सा लास्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। इस तरीके से और बड़ा क्वेश्चन वो दे सकता है, और ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है। आपका एग्ज़ाम जिस लेवल का है, जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बीएड की, उसमें मैक्सिमम लेवल यही है। इस लेवल के अलावा वो आज क्या 2030 तक इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, यही आपका लेवल है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है, उनका एग्ज़ाम यहीं से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है। और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये इतना चीज़ अपने मन में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये उनके माइंड कितना तेज़ काम करता है, इतना उनको मन में ही करना पड़ेगा। इससे आगे की चीज़ बैंकिंग में पूछी जाती है। तो ये केवल आपके लिए एक बेसिक लेक्चर है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद जब आप कहीं भी मॉक टेस्ट जो मैं कराता हूँ या उसको दे रहे हैं, या कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको और अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपना क्वेश्चन क्वालिटी और प्रैक्टिस वहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन पता चल जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसमें क्या लॉजिक होती है। भले ही ये वीडियो लंबा जाए, 2 घंटे का जाए, 2.5 घंटे का जाए, लेकिन हम पूरा सॉल्व करके और पूरा लॉजिक बता के ही इस वीडियो को बंद करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है ये 4, 16, 36, 100। अब आपको यहाँ पे ये देखते ही मान पता चलना चाहिए। जब इन नंबर को आप देख रहे हो तभी आपको ये पता चलना चाहिए 4 क्या है, 4 है हमारा 2 का स्क्वायर। ये 16 क्या है, 16 क्या है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। ये 36 क्या है, 36 इसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर यहाँ पे पूछा है। और 10 क्या है, 10 है 10 का 100 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आने वाला है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ करने में बहुत इजी लग रहा है। अगर आपके एग्जाम में आता और आपको ये लॉजिक ही ना पता होता तो वहाँ आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अभी तो आपको लॉजिक पता चल गया, अब ऐसे कितने भी बड़े क्वेश्चन दे आप उसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। यहाँ पे दिया है 2, उसके बाद 3, फिर 11, फिर 38। यहाँ पे केवल 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 3 से 11 कितने का डिफरेंस हो गया, लगभग 8 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे मतलब डिफरेंस हमारा बढ़ते जा रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई और वो नहीं, पहले हम डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 1 का डिफरेंस। 3 से 11 हो रहा है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 27। जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला आपको कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे देखने को मिल गया होगा।
अगर आप क्यूब और स्क्वायर अच्छे से याद किए हैं, यहाँ पे 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये कोई ना कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा होगा। कौन सा लॉजिक है? ये 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 27 को किस तरीके से लिख सकते हैं? यह है 3 का क्यूब। तो अगला क्या आएगा? अगला आएगा हमारा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और जब 38 में 64 को ऐड करेंगे तो 8 4 12 6 3 9 1 10 102। हमारा अगला आंसर क्या होने वाला है? 102। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कोई ना कोई लॉजिक तो 100% देखने को मिल ही जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस आप निकाल के चेक कर सकते हो। अगर इससे भी नहीं मिल रहा है तो आप स्टेप फॉर्म इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस से जा सकते हो या डिवाइड प्लस माइनस से जा सकते हो। इनसे भी नहीं मिल रहा है तो आप अल्टरनेट की तरफ बढ़ेंगे। अगर अल्टरनेट से भी नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब वो इनलॉजिकल क्वेश्चन है, आपको उसे अपने मन की आंखों से देखना होगा, तभी आपसे वो सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 6 33 49। अभी यहाँ पे देखो, छोटा गैप, फिर बड़ा गैप, फिर बड़ा गैप, फिर बड़ा गैप। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी हम एक बार डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। 2 और 1 का डिफरेंस जो है 1 हो जाएगा। 2 और 6 का डिफरेंस यहाँ पे 4 आ रहा है। उसके बाद फिर डिफरेंस क्या आने वाला है? 6 और 33 का डिफरेंस यहाँ पे 27 आने वाला है। उसके बाद 39 और 49 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है? 39 49, यहाँ से 6 और यहाँ पे 1 आ गया। अभी आपको देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक देखने को मिल रहा है। अगर फिर से आप स्क्वायर क्यूब याद किए हैं तो कोई ना कोई आपको लॉजिक देखने को यहाँ पे मिल ही गया होगा। वो कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2 को देखते हुए क्या आप समझ जाओगे? ये 2 का क्यूब हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हो गया 3 का क्यूब हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। देखो पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर नहीं है, ये 1 का क्यूब है। एक 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा? इसी तरीके से 1 2 3 4 के बाद 5 इस क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर के बाद क्या आएगा? क्यूब। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और 125 में जब 49 को ऐड करेंगे जो मिलने वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है आपको नॉर्मल केवल स्क्वायर पे ही, क्यूब पे ही पूछ ले, हो सकता है केवल आपको स्क्वायर पे ही पूछ ले। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हो सकता है आपको मिक्स फॉर्म में पूछ ले स्क्वायर क्यूब। तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है किस तरीके से कौन सा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बीच में फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आने वाला है? ये नंबर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर क्या दिया है। आपको ये नंबर देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा नंबर है। इसके पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर पढ़ाया, इवन नंबर पढ़ाया, ऑड नंबर पढ़ाया। तो वहाँ से आप समझ सकते हो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है। अगर यहाँ पे 9 दे दिया होता, 9 दे दिया होता, इसका मतलब ये ऑड नंबर का दिया है। अगर 9 दिया होता तो क्या हो जाता? ऑड नंबर का सीरीज दिया है। यहाँ पे 9 नहीं दिया है, 9 के बाद 9 की जगह 11 दिया है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या चल रहा है? प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। कौन सा नंबर है ये? प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 के बाद 5 7 11 फिर 17 19। इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? 12 कटता है 13। इसके बीच में कौन सा नंबर आने वाला है? 11 और 17 के बीच में प्राइम नंबर 13। यही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको ऑड नंबर पे सीरीज पूछ सकता है, प्राइम नंबर पे पूछ सकता है, इवन नंबर पे पूछ सकता है, या हो सकता है 2 के बाद 5 दे, 5 के बाद फिर 11 दे, बीच बीच का एक एक प्राइम गायब करके तब नंबर पूछ ले। इस तरीके से आपको ये ऑड नंबर और प्राइम नंबर पे सीरीज दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या है। अभी ये हमारा जो है ये है इनलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन। इनलॉजिकल पैटर्न मीन्स अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल के आप चेक करो। डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा? 28 29 30 31। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। पहले देखो यहाँ पे तो डिफरेंस 3 3 का चल रहा था, यहाँ पे भी 1 1 का मान लो चलता तो सही होता, फिर यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी 1 आ गया। ऐसा नहीं कि अब हम फिर से 3 का डिफरेंस करेंगे या फिर से 1 का आएगा, इस तरीके से नहीं होगा। उसके बाद फिर कोई दूसरा और नियम इसमें सोचो, और कौन सा लॉजिक आप लगा सकते हो। आपको लॉजिक कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने हिसाब से नहीं सोचोगे तब तक आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा और आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। और कौन सा लॉजिक अपना? अल्टरनेट। यहाँ पे अल्टरनेट का क्या है? 31 से 31, फिर 31 से 31, तो अगला भी हमारा 31 आ सकता है। यहाँ पे 28 से 30, फिर 30 से 30।
अगर यहाँ पे 28 से 30 के बाद यहाँ पे जो है फिर 2 ऐड किया होता 32 होता, तो ये अल्टरनेट से हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, इसका अल्टरनेट का भी कोशिश करने पे नहीं सॉल्व हो रहा है। तो श्योर अभी 100% ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इन लॉजिकल क्वेश्चन है। और इन लॉजिकल क्वेश्चन आप किस तरीके से पकड़ सकते हो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप पकड़ पाओगे कि ये इन लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी आपको इसको अपने मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों से मतलब आंख बंद करो और सोचो कि ऐसा मैंने अपने लाइफ में क्या देखा है कि इस तरीके का नंबर कहाँ पे आता है। आप इसको हर एक रोज़, जितने भी इन लॉजिकल क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, हर एक रोज़ आप उनको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हो। तो ये क्या लिखा है एक बार ज़रा आप देख के बताओ। यहाँ पे 31, ये देखो ये जनवरी का लिखा है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। ये कितना हो गया, ये हो गया फरवरी। जनवरी में कितने होंगे, 31। फरवरी में 28, ये हो गया। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, मई के बाद जून में 30, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 31। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31। अगर आप अल्टरनेट लगाते, यहाँ पे 30 लगाते, यहाँ पे कुछ और लगाते, तो आपका 100% आंसर गलत हो जाता। तो इस तरीके से इन लॉजिकल क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे कि वो क्या पूछना चाहता है। हर एक पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया। पैटर्न कौन सा पास हुआ, इन लॉजिकल। इन लॉजिकल में क्या था, ये जनवरी फरवरी मतलब मंथ्स के नेम दिए थे और उनके डेज दिए थे। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक इलॉजिकल पैटर्न पे है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को, आपको स्क्वायर क्यूब मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और आपने उनको याद कर लिया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही मान आप समझ जाओगे कि ये इन लॉजिकल पे है कि किस पे है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 61 लिखा है। ये क्या लिखा है, ये 52 लिखा है। ये क्या लिखा है, 63 लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा, 94 आएगा। यहाँ पे 46 है और यहाँ पे आपको पूछ लिया क्या आने वाला है। तो आप क्या ये आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या पूछा है। अगर आप इसको बहुत आराम से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे, तो 100% आपका ये 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाने वाला है। किस तरीके से आपको देखना है, इन सब नंबर को रिवर्स कर दो, जितने भी नंबर दिए हैं सबको रिवर्स करो। यहाँ पे ये हो गया 16, ये 52 का 25, ये हो गया 36, ये हो गया 49, ये हो गया 64। देखा आपने, अभी आपको तुरंत यहाँ पे लॉजिक दिख गया होगा। ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। आगे क्या आने वाला है, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो क्या यहाँ पे 81 सही आंसर हो जाएगा, नहीं, 81 यहाँ पे गलत आंसर हो गया। तो आंसर क्या लगाना होगा, 81 को रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स मतलब 81 इस तरीके से होता है, तो इसको 18 लिखना है। यहाँ पे 18 सही आंसर हो गया। यहाँ पे कितना सही आंसर हो गया, 18 हमारा सही आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे 3। देखो ये जो 0.5 वाला खेला होता है, 0.5 वाले में मतलब 1/2। यहाँ पे अगर 5 पे भी किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में या 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। यहाँ पे लास्ट में चेक करो, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, इसके लास्ट में 9 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ जाना है कि ये 0.5 वाला कुछ काम नहीं है। यहाँ पे 0.5 को इसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर 0.5 को अप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है, इन सब का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करो, यहाँ पे 2 और 2.4 का, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे किसका है 3.3, 2.4, ये कितना है, यहाँ से 6 और 3, यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस है। 4.9, 3.3, 4.9, 3.3 का डिफरेंस क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 33, 6, ये लगभग 0.16 इतना आएगा। आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ये कोने में लिख के नहीं कि यहाँ पे आप गिच मिच कर रहे हो और उसके बाद फिर डिफरेंस निकाल रहे हो। आपका माइंड सीधे आपके माइंड में इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तभी आप जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। यहाँ पे अभी आपको तो लॉजिक दिख ही गया होगा, कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है, स्क्वायर का। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। आगे क्या आने वाला है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 0.25। देखो सब जगह पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये 0.2 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पे 0.25 आ गया और इसमें जब 4.9 में 0.25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, 0.5 वाला खेला करेंगे, 0.5 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट से हम समझ गए कि यहाँ पे पॉइंट, अगर 0.5 में, अगर 5 में किसी का मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो, पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ पर है हमारे पास, जैसे पीछे यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 0.5 दिया था, तो यहाँ से हम समझे थे कि वो 1.2 या 0.5 वाला खेला होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 0.5 दिया था, यहाँ पे भी 0.5 दिया था, तब हमें इसको अप्लाई करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में हमें 0.5 दिया ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4। इसका मतलब ये पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इसको डिफरेंस फॉर्म से ही बना लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट अभी जितने भी आपके ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते थे वो कंप्लीट हो गए कि किस तरीके से नंबर सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है एनोलॉजी। एनोलॉजी इसी को बोलते हैं सिमिलरिटीज़ या एनोलॉजी, इसका हिंदी में मतलब होता है समानता। इसमें भी लॉजिक क्या लगाएंगे, हमेशा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, प्राइम नंबर को। पहला हम चेक करते हैं प्राइम नंबर, दूसरा फिर सेकंड पे आएंगे क्यूब पे, फिर थर्ड पे आएंगे स्क्वायर पे, उसके बाद फिर कुछ मल्टीप्लाइड हुआ रहेगा, मल्टीप्लाइड या डिवाइड, लास्ट में क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेम है, मतलब दो ऑप्शन सेम मतलब दो आंसर मिल रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से प्रेफरेंस लगाते हैं कि प्राइम नंबर से पहला प्रेफरेंस, फिर क्यूब से, फिर स्क्वायर से, इस तरीके से लगा के निकालते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका क्या दिया है, देखो यहाँ पे जैसे दिया है, पहला ही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है 4, और फिर क्या लिखा है 4 के बाद 9। 4 क्या होता है, 4 हो जाएगा हमारा जो है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मान लो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिया है 25, और नेक्स्ट हमें जो है फाइंड करना है। तो 25 में क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो अगला क्या आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप 3 ऑप्शन में 3 आंसर में फंस सकते हो। यहाँ पे बात 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद हो सकता है 6 आए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा भी 36 हो सकता है। ये हो गया पहला एक फर्स्ट रूल। दूसरा हमारे पास क्या कहता है कि ये है 2, ये भी क्या है, एक जो है क्या कौन सा नंबर है, ये भी एक है हमारे पास प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। हो सकता है यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया हो, 7 क्या है, 7 आ जाएगा 49, ये 7 का स्क्वायर किया हो, ये कौन सा हो गया, प्राइम नंबर हो गया, 49 हो गया। उसके बाद अभी एक पॉसिबिलिटी इसमें आपको और बनेगी, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को केवल एक ही लिया है। यहाँ पे आपको तीनों पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी। ये 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1। देखो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब दोनों का पैटर्न मिल गया, 2 का स्क्वायर इसको लिख दिया, 2 का क्यूब प्लस 1 इसको लिख दिया। 5 को किस तरीके से, 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 का स्क्वायर। अब हमें आगे क्या करना होगा, यहाँ पे भी तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ के 5 का क्यूब प्लस 1 कर दे, और 5 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 126। तो कौन सी पॉसिबिलिटी हम अपनाएंगे, यहाँ पे मान लो कोई ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 70 की जगह जो है ऑप्शन नंबर आ गया 126, ये हो गया 126। अब आप इसमें से कौन सा आंसर लगाओगे, आपका अब दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे क्या आंसर लगा सकते हो, आंसर हमारे पास 36 भी आ रहा है जो ऑप्शन में दिया है, 49 भी आ रहा है जो 49 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 126 भी आंसर आ रहा है, 126 दिया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आप 36 या 126 लगा दोगे तो आप हमेशा माइनस मार्किंग में चले जाओगे, नेगेटिव मार्किंग में, आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले प्राइम नंबर को देंगे, किसको देंगे, प्राइम नंबर को। दूसरे नंबर पे किसको देंगे, क्यूब को देंगे, घन को देंगे। तीसरे नंबर पे स्क्वायर को,
उसके बाद फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे प्राइम नंबर वाला कौन सा निकला 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर है, 36 भी करेक्ट आंसर है, 126, इसका तीनों आंसर करेक्ट है। लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा इसमें सही हुआ 49 ही सही हो गया। इसका इस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर 2 आंसर जो है करेक्ट मिल गया, 2 आंसर करेक्ट मिल गए तो उसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा टिक करेंगे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि ऐसा क्वेश्चन वो गलत कर दें। यहाँ पे 2 क्या, यहाँ पे तो 3 आंसर हमें मिल गए, 3 आंसर मिल गए, 3 नहीं, अगर आप यहाँ पे एक तरीके से देखो तो यहाँ पे हमें 4 ये 64 वाला भी आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना है, पहले हमें प्राइम नंबर को देना है। अगर मान लो यहाँ पे 49 नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, तो किसको प्रेफरेंस देते, इस क्यूब वाले को देते। उस क्यूब वाले के बाद फिर अगर कुछ नहीं होता तब फिर हम स्क्वायर वाले को देते, ये 36 को देते। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से टिक लगाना है आपको। पहले प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, उसके बाद फिर ये ऑड नंबर, तब जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या दे दिया है ये 1.7। यहाँ से 7 से पूछा है कि 7 से, यहाँ पे दिया है 4 का किससे दिया है 17 से, ये है 17 हमारे पास, और 7 से पूछ रखा है, 7 से क्या होगा, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्या हम सोच सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 तरीका है सोचने का, या तो मल्टीप्लाई 4 करके +1 किया हो, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी कर दो, मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 करके +1 कर दो, 7 चौक 28 से 29, ये ऑप्शन में मिला, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं 29, तो इसका मतलब ये जो लॉजिक मैंने सोचा ये गलत है। अब नेक्स्ट लॉजिक इसमें लगाएंगे, नेक्स्ट लॉजिक कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट लॉजिक जरा इसमें देखो कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट लॉजिक हमारा रहेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके +1 ऐड कर रहा हूँ 17 आ जा रहा है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसमें +1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 50, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया 50। इसलिए मैंने देखो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था यहाँ पे, इन सब में किसी में भी ऑप्शन नहीं रख सकते थे, ऑप्शन 1 में भी नहीं दिया था, क्योंकि इसका एक करेक्ट आंसर आने वाला है, इसका ऑलवेज और ऑलवेज एक ही आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन दे रखा है क्योंकि इसका एक से ज़्यादा भी सही आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही आंसर इसका आ सकता है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 50 दिया है, अगला नंबर क्या आने वाला है, तो इसको आप अभी क्या सोच सकते हो, ये है 9, उसके बाद 28 है, इसको किस तरीके से सोच सकते हो, इसको सोचो, यहाँ पे हो गया ये 9 तिरिक 27 और यहाँ पे ये +1, 9 तिरिक 27 1 28, ओके ये तो सही है। अब 50 का भी ऐसे चेक कर लो, 50 150, उसके बाद फिर +1, यहाँ पे 151 आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका 151 ऑप्शन हो सकता है। अभी कोई और पॉसिबिलिटी हो तो आप उसको भी चेक कर लो, कौन सी पॉसिबिलिटी प्राइम नंबर की, यहाँ पे ये प्राइम नंबर का खेला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 28 दे रखा है। उसके बाद कोई स्क्वायर क्यूब की, स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे मुझे कोई स्क्वायर क्यूब, अगर मान लो यहाँ पे 49 दिया होता तो हम कुछ ना कुछ कर सकते थे, 49 दिया होता तो क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आता 3 का क्यूब +1, इस तरीके से हो जाता 3 3 जा 9, 3 का क्यूब 27 +1 28, तो ये क्या हो जाता है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता है 7 का क्यूब +1, मतलब 343 से 344। देखो उसी हिसाब से ये ऑप्शन बना रखा था, यहाँ पे 344 भी आंसर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये 49 होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता, यहाँ पे 50 है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 151। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे दिया है 83 और 25, 39 और हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जितना नंबर सिस्टम तेज रहेगा, जितना ज़्यादा आप नंबर के साथ खेलोगे, उतना जल्दी इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखिए आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, 83 25, यहाँ पे 83 ये दिया है 25, इनका डिफरेंस चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये 25 क्या है, ये 25 है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ओके तो देखो 5 का स्क्वायर और जितने भी हमें दे रखे हैं सब स्क्वायर में दे रखे हैं, 25 पे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन देखते ही मान में ये श्योर हो गया
कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्वायर का जुगाड़ है, तभी ये आया है। तो ये 25 कैसे स्क्वायर में निकल सकता है? 25 होता है हमारे पास 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर किस तरीके से आ सकता है? अगर मैं 8 का डिफरेंस 3 से कर देता हूँ, 8 का डिफरेंस 3 से करने पे क्या रहा है? 8 और 3 का डिफरेंस 5, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब चेक करूँगा क्या इसका भी ऐसे होगा? 3 का डिफरेंस 9 से, 3 का डिफरेंस 9 से कितना आ जाएगा? 6 का, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन में दिया है ये, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 36। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये भी टाइप हमारा कंप्लीट हुआ मिसिंग नंबर फाइंड करने का। अब हमारा अगला टाइप है मिसिंग नंबर जो है लॉजिक। ये मिसिंग नंबर किस तरीके से फाइंड करना था? इसमें वही डिफरेंस लगा के, स्क्वायर क्यूब लगा के, इस तरीके से। सेम एक और है मिसिंग नंबर, इसमें किस तरीके से फाइंड करेंगे? इसका लॉजिक क्या होता है? या तो रो से फाइंड करो या तो कॉलम से, या तो रो से या तो कॉलम से। तो इसको भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसको किस तरीके से हम रो का यूज़ कब करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम का यूज़ करेंगे, ये कैसे समझेंगे? रो का यूज़ तब करना है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 4, ये लिखा है 7, ये लिखा है 9, 4 7 9। यहाँ पे ये सब जितने नंबर लिखे हैं सब छोटे छोटे नंबर हैं, लेकिन इस तरीके से देखो, इस तरीके से यहाँ पे ये बड़े नंबर, मतलब 4 8 3, यहाँ पे कितना आ गया? 35 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ गया? 49। तो ऐसे ही आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये जो हम इसको रो वाइज यूज नहीं करेंगे, इसको किस तरीके से यूज करेंगे? कॉलम वाइज। कैसे आपको समझ में आया? क्योंकि इन तीनों नंबर का यूज करके हम 35 ला सकते हैं, इन्हीं तीनों नंबर का यूज करके हमें ये बड़ा वाला नंबर लाना है। जितने भी छोटे नंबर दिए हैं उनका यूज करके हमें बड़ा नंबर लाना है। ये 7 और 6, 7 का यूज करके हमें 49 लाना है। तो अभी इन 3 नंबर में ये जो दिया है 4 8 3, अब 3 नंबर में आपको जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, प्लस करना, माइनस करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जितने भी आपको बोर्डमास रूल, जितने भी मैथमेटिकल ऑप्शन आते हैं सब इसमें अप्लाई कर दो। हमें किससे मतलब है कि ये 35 किस तरीके से आएगा, तो अप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा? देखो आपको ये तो बहुत इजी दे दिया है, आपको ये भी पता चल गया होगा कैसे आएगा। यहाँ पे 8 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 8 में 4 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8 चौक 32, 32, और यहाँ पे 3 ऐड कर दो, 32 और ये 3 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे 35 दे दिया। अभी इससे मैं श्योर ये नहीं होगा कि यही हमारा सही आंसर है, यही करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये रूल जो है इसमें भी चेक करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में। तो 7 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पे 7 ऐड होगा, 7 छंग कितना हो गया? 42, 42 में 7 को ऐड करेंगे, ये कितना आ गया? 49। हाँ यहाँ पे भी 49 है, यहाँ पे भी 49 आ रहा है। अब हम श्योर हो गए कि यही हमारा लॉजिक है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 9 8 72, 72, 72 में 9 ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 181। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 81। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है इसमें लॉजिक लगाना है, स्क्वायर का, क्यूब का। यहाँ पे इस नंबर को केवल ऐसे ही सॉल्व करना है या तो रो वाइज सॉल्व करना है। आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते 4 6 9 कुछ ऐसे कर रहे हो, या तो इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ये तिर्यक यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इसी पे दे रखा है। यहाँ पे देखो ये 7 है, ये 2 है, यहाँ पे 53। तो अभी यहाँ पे चेक करो किस तरीके से, अगर मैं रो वाइज जो है इसको सॉल्व करता हूँ, रो वाइज मतलब इस तरीके से, जो ये ऐसा लेटा हुआ है इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। 7 6 5, यहाँ पे तीनों नंबर छोटे छोटे हैं तो मुझे ज़्यादा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर मैं कॉलम वाइज सॉल्व करता हूँ इस तरीके से, जो ये जो है खड़ा खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 2, यहाँ पे 53 बड़ा नंबर दिया है, यहाँ पे भी 6 और 4 52। इसका मतलब इस न तरीके से सॉल्व करने पे हमें कुछ ना कुछ जो है इसका ऑप्शन आंसर मिल ही जाएगा। तो हमें इसको कॉलम वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। कॉलम वाइज किस तरीके से सॉल्व होगा? अब हमें 7 और 2 की मदद से 53 लाना है, 7 और 2 की मदद से 53 लाना है। इसकी क्या मदद देना है? इसमें सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे जितने आप जानते हैं, हमें केवल 53 चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है? अगर मैं 7 का 2 में मल्टीप्लाई करूँ, 7 दूना 14, ये 53 जाना है, 14 3 42, 14 चौका 56, 4 गुना ये जो है ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 7 49, 49, और इसमें 2 को ऐड कर दो, 2 को मत ऐड करो, 2 का भी स्क्वायर कर दो। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, और 49 और 4 को ऐड करेंगे कितना आ गया? 53। अब सेम यही जो चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये सही हमारा बैठ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16।
इसको ऐड करूँगा 6 6 12 3 1 4 1 5, ये 52। तो ये हमारा रूल हमें फाइंड हो गया, पता चल गया कि इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, तुम्हारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है तो ये जो सी नंबर दिया है हमारे पास मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 25 में एक ऐड करेंगे 26। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है स्क्वायर में आए, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले बॉक्स को बोलते हैं स्क्वायर। अगर ऐसा जो है बॉक्स दिया है, ये हो गया स्क्वायर, ये दिया है रेक्टेंगल, इस तरीके के बॉक्स में दिया है। अगर मान लो इस तरीके के बॉक्स में ना दिया हो, हमें इसी तरीके ऐसा दे सकता है, या तो हमें गोले सर्कल में दे सकता है, या तो जो है ट्रायंगल में दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में दिया हो, ये इसीलिए मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखो ये इस फॉर्म में दिया है। अभी आपको इन तीनों नंबर का देखो, ये जो 20 है, ये इन तीनों नंबर का प्रयोग करके हमें किसी न किसी तरीके से 21 लाना है। तो इन तीनों नंबर को आप ध्यान से देखो, इन तीनों नंबर को 64, 36, 49, क्या इन तीनों नंबर को देखने पे आपको कुछ दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है यहाँ पे ये सबका स्क्वायर है, तो आपको भी ये दिखना चाहिए कि हाँ ये तो स्क्वायर है ही। ये किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। उसके बाद 36 किसका स्क्वायर है? 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है। और 49 किसका स्क्वायर है? 7। अब ये इतना आ गया, इन तीन नंबर को एक बार ऐड कर दो, ये आ जाएगा 7 14 7 3 21। इन तीनों नंबर को ऐड करने पे कितना आ रहा है 21, और यही 21 हमें बीच में दे रखा है। तो इसका मतलब इससे हम श्योर हो गए कि ये जो नंबर दिया है बाहर, इन्हीं का जो है उसने रूट लिया है और रूट को ऐड कर दिया है। अब सेम नंबर यहाँ भी दिया है 121, 81, 100, ये भी सबका स्क्वायर दिया है। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9। 100 किसका हो जाएगा? 10 का। और 121 किसका होता है? 11 का। नंबर को ऐड कर दो, 11 9 20 और 1 30। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको नंबर की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आप देखते ही मान नंबर को पकड़ लो कि कौन सा नंबर कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है। अगला, अभी वो भी हमारे पास टाइप खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइप आता है इसमें ऑड और आउट फाइंड करने के लिए, या तो इसी को बोलते हैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए, या तो क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट, डिफरेंस, या तो क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी हमारा प्रेफरेंस काम करता है। पहले हम प्राइम नंबर का देंगे, फिर क्यूब और स्क्वायर का देंगे, फिर इवन आउट का, फिर डिविजिबिलिटी रूल, फिर सम ऑफ डिजिट। इस तरीके से हम देंगे। तो क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इसमें किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे ये दिया है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑड वन आउट है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 जो है किसी न किसी प्रकार से सिमिलर रहेंगे, एक तरीके से रहेंगे, और एक ऑप्शन जो है हमारा गलत रहेगा। उसी ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे देखो आप जरा, क्या नंबर दिख रहा है आपको? ये सभी नंबर आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे होंगे। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कि ये सभी न सभी नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है? ये 7 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? ये हमारे पास आ गया 11 का स्क्वायर। यहाँ पे सभी न सभी नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है। तो सभी नंबर ऑड दिए हैं। मैं कोई डिफरेंस यहाँ पे निकाल नहीं सकता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आगे फर्दर आगे सोचो, आप आगे क्या सोच सकते हो? 5 एक प्राइम नंबर भी है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा नंबर है? 9 हमारा ऑड नंबर है। तो ये जो तीनों दिए हैं ये किसी न किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर दिए हैं। और 81 क्या है? 80 हमारा ऑड वन आउट है। 81 किसका है? हमारे पास ऑड नंबर का स्क्वायर है। ये 81 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन के देखो, पहले इनका क्या करना है, हम डिफरेंस निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं डिफरेंस कितना आने वाला है। ये 52 से 61, 52 से 61 ये कितने का डिफरेंस हो रहा है? 8 और 1 ये 9, ये 9 का डिफरेंस जा रहा है लगभग। 72 से 81, 72 से 81 कितने का डिफरेंस हो रहा है? 72 से 81 हमारे पास आ रहा है 72, 8, ये जा रहा है 9 का डिफरेंस। ये भी 9 का जा रहा है। 54 से 63 ये कितने का जा रहा है? ये भी हमारे पास 9 का डिफरेंस जा रहा है। और हो सकता है 33 से 41 कितने का डिफरेंस जा रहा है? 7 और 8, देखो ये 8 का डिफरेंस जा रहा है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑड वन आउट दिखा? यहाँ पे 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस। तीनों जगह क्या है? 9 का डिफरेंस। ये किसी न किसी प्रकार से सेम है,
यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा 3341, क्योंकि यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और बाकी सब में 9 का डिफरेंस है। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। या तो हो सकता है आप इस तरीके से ना सोच पा रहे हो, कोई आपके पास दूसरा लॉजिक है सोचने का, तो उस तरीके से मैं भी एक लॉजिक इसमें और बता दे रहा हूँ। देखो इन दोनों नंबर को ऐड करो, 5 और 2, इनके डिजिट को ऐड करो, 5 और 2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और इन दोनों नंबर के डिजिट को ऐड करो, 6 और 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब दोनों डिजिट को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 7 आ रहा है। यहाँ पे ऐड करो, 7 2 9 आ रहा है ऐड करने पे। 8 और 1 को ऐड करोगे, 8 और 1 कितना आ रहा है, 9। इन दोनों को ऐड करने पे 7 7 सेम नंबर आ रहे थे। इन दोनों को ऐड करने पे 9 9 सेम नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे ऐड करोगे 5 4 9, यहाँ पे ये 9 आ गया। यहाँ पे ऐड करोगे 6 और 3, यहाँ पे ये भी 9 9, मतलब ये भी सेम आ रहा है। यहाँ पे ऐड करो 3 और 3 6, 4 1 ऐड करोगे 5। देखो ये भी अपने प्रकार में एक सिमिलर है, 7 7 आ रहा है। ये 9 9 आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 5 दिया, अगर ये 5 5 होता या तो 6 6 होता तो ये अपने आप में करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे 6 5 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ऑड हो गया। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। उसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया था और इसमें भी इस तरीके से भी करने पे ऑप्शन नंबर डी आया। तो आंसर ऑलवेज सेम आने वाला है, बस केवल आप किस तरीके से सोचते हो, आपका माइंड कितना जल्दी जो है ऑब्जर्व कर पाता है, पकड़ पाता है क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है, हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें एग्जाम में सोचना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें दिया है 1331 121 63 73। इसमें से भी हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जो है डिफरेंस है, उसी डिफरेंस की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इन नंबर को बहुत ध्यान से देखो। अगर आप इनको नंबर को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाओगे, यहाँ पे ये 66 देखो, 66 क्या है, 11 इंटू 6 है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। 121 क्या है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 11। 121 क्या है, ये भी 11 का मल्टीपल है। 31 क्या है, 1331, ये क्या है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका मतलब जितने भी ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये क्या दिए हैं, हमारे 11 के मल्टीपल दिए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही अभी 10 या 20 मिनट पहले ही बताया होगा, या तो क्यों जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे जब मल्टीपल बता रहे थे तो भी आपको बताया कि 3 9 7 11 13 इन्हीं नंबर के जो है मल्टीपल पूछे जाते हैं। 95% चांस है कि इन्हीं नंबर में से पूछे जाएँ, और 99% चांस रहता है कि हमें 11 का मल्टीपल पूछा जाए। 11 को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसलिए यहाँ पे ये भी 11 का मल्टीपल था, ये भी था, ये भी था। ये 11 6 जो है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। यहाँ पे 76 ये एक ऐसा नंबर है जो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 76, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो अब हमें इसको फाइंड करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 4 दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहले हम सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36। यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 4 40 2 42, ये भी 36। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 91 81। देखो यहाँ पे डिफरेंस का तो लॉजिक नहीं चला। अगर यहाँ पे भी 36 आ जाता तो यहाँ पे भी हम 36 माइनस करके ऑप्शन में चेक करते। तो ये हमारा डिफरेंस वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है, डिफरेंस वाला लॉजिक गलत हो गया। अब हम कोई दूसरा लॉजिक सोच के इसमें अप्लाई करेंगे। किस तरीके का लॉजिक यहाँ पे और हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लगेगा, देखो इन दोनों नंबर को आपस में इनके डिजिट को ऐड करो। 6 और 4 को ऐड करो, ये कितना आ रहा है हमारे पास 10। 6 और 4 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 10, ये 10 लिखा है। 4 और 2 को ऐड करो, 4 और 2 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 6। 4 और 2 ऐड करोगे 6। 9 और 1 को ऐड करोगे कितना आ रहा है 10। इसका मतलब इसमें क्या लॉजिक लगा, जो इसके डिजिट दिए हैं, डिजिट को ही इसने ऐड करके अगला नंबर लिख लिया है। डिजिट को ही क्या किया है, ऐड किया है और अगला नंबर लिख दिया है। 6 और 4 को ऐड किया, 46 को 10 आया, 10 लिख दिया। 4 और 2 को ऐड किया, 6 आया, 6 लिख दिया। 9 और 1 को ऐड किया, आया यहाँ पे 10 लिख दिया। 124 को ऐड करो, 4 2 6 1 7। ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में 7 है, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है 7। अगर यहाँ पे जो ये तरीका लगा था, यहाँ पे मान लो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, यहाँ पे 46 से 10 दिया है,
यहाँ पे 42 से 6 दिया है, 91 से 10 दिया है। तो ऐसा आप मत सोच लेना कि ये जब इतने छोटे नंबर का बड़ा दिया है 10, तो 124 का 10 से बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते, इसमें से कुछ ना कुछ टिक लगाते। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही आप इसमें से टिक लगाते ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो हर एक जगह आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं करना है। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं, ये किस पैटर्न का है, ये इनलॉजिकल पैटर्न का। ऑप्शन एलिमिनेट उन्हीं पैटर्न में काम करते हैं जहाँ पे इनलॉजिकल पैटर्न न दिया हो। ये ऑप्शन एलिमिनेट का ट्रिक नहीं, ये इनलॉजिकल पैटर्न पे है। यहाँ आपको प्योर जो है इसका लॉजिक पता ही होना चाहिए। अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जितने भी टाइप के नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं और जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। अगर आप इतना भी करके किसी एग्जाम में जाते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो मोस्टली अगर उसमें से आपको 8 से 9 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे हैं और इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, यही केवल इतना प्रैक्टिस करते हो, तो 100% गारंटी है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन बना दो। ये अपर लेवल एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ, इसमें। और अगर आप बीएड का, किसी भी स्टेट के बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, या तो जो अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही है, अग्निवीर वायुसेना, ये थल सेना, उसके बाद फिर मरीन्स की भर्ती, या तो जीडी की भर्ती जो आती है, उसमें इतना भी करके जा रहे हो, तो 100% गारंटी है अगर उसमें से 10 क्वेश्चन आएगा, आप 8 से 9 क्वेश्चन बस केवल इतना ही सॉल्व करके वहाँ पे बना सकते हो। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोज़ को लाइक करके आप हमें सबमिट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसी तरीके से मैं एक वीडियो और पूरा डिटेल में बनाऊंगा। इसके पहले मैंने लेटर सीरीज पे बनाया था, लेकिन उसमें केवल आपको लॉजिक समझाया था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं जो लेटर सीरीज पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें जैसे यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन को लेके समझाया आपको कि ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। वहाँ पे भी हर एक प्रकार का क्वेश्चन को पिक करूँगा, उठाऊँगा, और क्वेश्चन मैं वहीं से लेता हूँ डिफरेंट एग्जाम से। लाइक एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ का हुआ, इसका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, अग्निवीर वाला हुआ, NWDA का हुआ, इसमें कुछ बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी में होते हैं, महाराष्ट्र बीएड, मध्य प्रदेश बीएड, राजस्थान का, यहाँ डिफरेंट बिहार का, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन को पिक करता हूँ और इसमें सेट करता हूँ कि इस क्योंकि जो बिहार का, मतलब जो बीएड का एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लो लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं, और एसएससी सबसे हाई लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछता है, और ये बैंक, तो वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो आपको इतना आता रहेगा। अब जहाँ से भी आप, या तो मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, आप मेरा मॉक टेस्ट दो, या तो कहीं और से आप दे रहे हो, तो वहाँ से आपको और क्वेश्चन की वैरायटी मिलती जाएगी। लॉजिक उसमें भी सेम यही रहेगा, यही लॉजिक अप्लाई करना है, बस केवल आपका वैरायटी अलग रहेगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने जो है प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो।